ऑल राइट, हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की, यानी कि फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, और इसका पेपर में सवाल भी आता है। इनफैक्ट 2023 का पेपर है, उसमें भी मोटिवेशन पे सवाल आया हुआ है, और शायद मैं आपको करने के लिए भी वो ही दूं। बहरहाल, ताकि बच्चा ना ज़्यादा फेमिलियर हो जाता है कि अच्छा लेटेस्ट सवाल ये आया हुआ है, तो उसका मतलब है कि मैं अगर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, तो अब इसमें ये एक जो नॉन सॉरी फाइनेंशियल मोटिवेटर जो है वो है कमीशन आ गया, और इसमें हमने बात की थी। एक बात याद रखनी है, कमीशन आपने कभी भी हर दफा एक फाइनेंशियल मोटिवेटर के तौर पर क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि जी कोई से दो फाइनेंशियल मोटिवेटर बताएं जो कि वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरह करते हैं, या आपको बताना होगा बाद में, तो आपने हमेशा आंखें बंद करके कमीशन नहीं लिख देना, चाहे आपको आता भी हो। उसकी वजह, बाकी आप लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते। अच्छा, उसकी वजह क्या है? एक बात तो ये कि कमीशन जो है वो सिर्फ सेल्स स्टाफ के लिए इंसेंटिव होता है। मतलब पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सेल्स टू हैपन, मतलब जो दुकान में काम कर रहे हैं, जो कस्टमर से डील करते हैं, उनको होता है कि जी अगर आप सेल करेंगे तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो तो मिलेगी, उसके अलावा जितना भी आप सेल करेंगे उसकी वैल्यू का 2% या 1% हम आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल कमीशन। तो अगर पेपर में सवाल है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कमीशन कहाँ से आना है? वो तो फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर, उनका कस्टमर से इंटरेक्शन ही कोई नहीं है, उन्होंने सेल भी कोई नहीं करनी। तो ये सिर्फ सेल्स स्टाफ के लिए। हाँ, वो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो फर्ज किया कि उनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और वो जो आगे सप्लायर ढूंढता है और उनको सप्लाई करता है, वहां पे कमीशन आ सकता है, क्योंकि वहां पर सेल्स की बात आ गई या जहां मार्केटिंग की बात आती। तो बस ये ध्यान में रखना आपने। अच्छा, अब वो फायदा क्या है जी? हेल्प टू इंक्रीज सेल्स। सारी बात है, हर जो आपका एम्प्लॉय है जो सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कोशिश करेगा सेल्स ज्यादा हो। जब भी कोई कस्टमर आएगा तो द एम्प्लॉय विल ट्राई टू अटेंड द कस्टमर इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि कस्टमर वो चीज लेकर ही जाए और सेल्स बढ़े, ताकि उसका कमीशन ज्यादा हो। तो एक तो ये फायदा हमें नजर आ रहा है। स्टाफ जो है उसको एक्स्ट्रा तभी पे किया जाएगा जब वो सेल्स ज्यादा करेगा। अगर सेल्स में इजाफा नहीं हो रहा तो फिर उसको एक्स्ट्रा पे भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक फायदा है, क्योंकि देखो ना, अगर सेल्स ज्यादा हो रही है तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू में से एक्स्ट्रा आपको पे करना स्टाफ को आसान काम है। अच्छा, फिर इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। तो अच्छा, अब कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपको अब सैलरी तो देनी देनी है, तो फिक्स्ड है, लेकिन अब सेल्स बढ़ने के साथ साथ आपको कमीशन भी। अब देखो ना, अगर कमीशन 1% है, तो जितनी सेल्स आप एक एम्प्लॉई बढ़ाएगा अपनी सेल्स, उतने ही उसका कमीशन भी बढ़ता जाएगा। तो कमीशन क्या है बिजनेस के लिए? इट इज अ कॉस्ट। तो कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा? बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा? उससे जो आपके प्रॉफिट, अगर आपने एज अ सोर्स ऑफ एक्सपेंशन इस्तेमाल करना है, या प्रॉफिट आपने इस्तेमाल करना है टू मेक योर ओनर्स और शेयर होल्डर्स हैप्पी, वो आप नहीं कर पाओगे। वो आपके मेन स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स, ओनर्स, वो अनहैप्पी हो जाएंगे। मैंने अब आपको बता, इस तरह से आप बड़े अच्छे तरीके से चेन बना सकते हैं इस पॉइंट को लेकर। ऊपर वाला भी अगर देखें, मैं हर एक को नहीं बता रहा, क्योंकि आपको ही पेपर में ये इस तरह से एक्सप्लेन इसको करना है जब भी एनालिसिस के मार्क्स लेने हैं। अच्छा, स्टाफ में सेल गुड्स टू those who had no intention to buy, which may spread a bad image। आपने, स्टाफ होता है, आप भी कभी अगर जाओ तो ग्रोसरी पे चले गए लेने, तो वहां कोई फीमेल एम्प्लॉय खड़ी हुई और वो पीछे बढ़ गई, मैम 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 ये ले लें, ये अच्छा है, ये इस पे डिस्काउंट ऑफर आ रही है, नहीं की, और आपने बस तंग आके वो चीज़ ले ली, जबकि आपकी इंटेंशन कोई नहीं थी बाय करने की। तो ऑफकोर्स इमेज खराब हो गई, यार ये क्या ब्रांड लेके दिए थे, मुझे तो चाहिए ही नहीं था। इंप्रेशन अच्छा तो आए जाएगा ही नहीं ना। इंप्रेशन तो तब अच्छा जाए ना जब आप कोई चीज़ लेने जाओ और आपको वो चीज़ अच्छी मिल जाए, फिर समझ आती है। तो ये एक बात है। और क्योंकि वो इमेज की परवाही नहीं कर रहे एम्प्लॉयज, क्यों? क्योंकि उनको पड़ी हुई है अपनी कमीशन की, कि भाई हमारी तो चीज़ बिक गई है, अगले को चाहिए कि नहीं चाहिए, बस बेच दो इसको। ये नहीं होना चाहिए, ये इमेज खराब करेगा। एम्प्लॉयज को फायदा हो गया, लेकिन बिजनेस को नुकसान है। टीम वर्क इज डिस्करेज्ड एज ईच वर्कर विल स्ट्राइव टू इंक्रीज हिज और ओन कमीशन। हाँ, तो अगर हर कोई अपने कमीशन के चक्कर में पड़ा हुआ है कि मैं सेल ज्यादा कर लूं, तो फिर आप टीम वर्क में कैसे काम करेंगे? आप तो कहेंगे यार मुझे सेल ज्यादा करनी है अपनी, या मुझे कमीशन ज्यादा चाहिए। तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो तो फिर जो टीम का ऑब्जेक्टिव है वो नहीं रहेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जब आपने कमीशन लगा दिया हर एक का, कि जितनी आप सेल करोगे इंडिविजुअली, उतनी आपकी कमीशन भी मिलेगा, उस हिसाब से बढ़ेगा।
आपकी अमाउंट भी बढ़ेगी, सैलरी के साथ लग के आएगी, तो वो टीम वर्क फिर नहीं होगा। और कई जगह पर टीम वर्क इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वर्कर दे आर वर्किंग इन आइसोलेशन और इंडिविजुअली, दे माइट नॉट बी एबल टू अचीव द टारगेट द बिजनेस डिजायर्स, या जो बिजनेस चाह रहा है कि ये हमारा टारगेट है, उसको आप अचीव नहीं कर पाते क्योंकि टीम में नहीं काम कर रहे आप। और टीम वर्क जरूरी होता है, ताकि आपको आइडिया हो। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर दूं कि सेल्स स्टाफ है, तो आपने, एक कस्टमर था, उसको आपने कहा, अब फर्स्ट कस्टमर आपसे चीज लेने आया, ठीक है, अब इमेजिन करो जरा, आपको पता चला यार वो चीज है ही नहीं, शॉर्ट है, कल आएगी। आपने कस्टमर से कहा जनाब कल आ जाए, जबकि आपकी दूसरी ब्रांच में वो चीज अवेलेबल थी। ठीक है, आप वहां पर कॉल भी कर सकते थे, जनाब ये चीज भेज दें, लेकिन आपने कहा यार इस तरह तो उसकी सेल गिनी जाएगी, वो सेल्स स्टाफ का कमीशन बढ़ जाएगा, मेरा तो नहीं बढ़ेगा। तो आपने क्या किया, कस्टमर को कह दिया कल आए। और कस्टमर जो है, वो जो आप ग्रोसरी पे जाते हैं तो आप तो इमीडिएटली चीजें लेने जाते हैं, कल कौन आता है। बहरहाल वो कस्टमर चला गया और वो कल को नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो किसी और स्टोर से चीज लेके घर चला गया। तो आपने वो नुकसान कर दिया। तो अब आप ये देखो, जो टीम, यहाँ पे टीम वर्क चाहिए था ना, कि जितनी ब्रांचेज हैं या जो दूसरी ब्रांच है वहां से आप, आपकी कम्युनिकेशन रहे, एज अ टीम काम करना, कि कस्टमर जिसके पास भी आए जाना नहीं चाहिए, आप हमें कॉल कर लें, वापस नहीं भेजना कस्टमर को। तो कमीशन जो है वो इस टीम वर्क को तोड़ रहा है, वो नहीं करने दे रहा, काम डिस्करेज कर रहा है। तो उससे ओवरऑल नुकसान बिजनेस का हो रहा है। बिजनेस इज नॉट एबल टू अचीव द सेल्स दे वांट टू हैव, या दे एक्चुअली सेट एट एज अ टारगेट। समझ आ रही ना? जी सर, समझ आ रही है। ऑलराइट। अच्छा, इसी तरह आगे अगर हम देखें प्रॉफिट शेयर, अच्छा इसमें भी एक चीज जो समझनी है, प्रॉफिट शेयरिंग और शेयर ओनरशिप, ये एक्चुअली दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन इनको मैंने एक ही तरह से कवर किया हुआ है। लेकिन आपको पता होना जरूरी है इनके दरमियान डिफरेंस, क्योंकि दोनों के फायदे और नुकसान क्वाइट सिमिलर है। लेकिन मैं बताता जाऊंगा कि प्रॉफिट शेयरिंग का कौन सा है और शेयर ओनरशिप का कौन सा है। लेकिन पहले हम फर्क दोनों में देख लें कि क्या है। फर्क ये है कि मैं एक्चुअली आपको इसको बता ही देता हूँ, एक मिनट। लेट्स से कि अगर आपको आइडिया है तो आप बता दो मुझे। प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयर होना पार्टनरशिप के अंदर। अच्छा, और ये क्या है? शेयर ओनरशिप होगा कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके शेयर को ओन करना। वेरी गुड, शाबाश भैया, वेरी गुड। प्रॉफिट शेयरिंग। अब लेकिन बस ये है कि पार्टनरशिप जरूरी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट जो है उसको, जैसे आपने बताया, वो वर्कर्स में शेयर किया जा रहा है, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। भाई प्रॉफिट वर्कर्स का थोड़ी होता है, वो तो बिजनेस का होता है, ओनर्स का होता है। तो बिजनेस का भी हम इस तरह से कह सकते हैं ना, कि अगर तो वो लिमिटेड कंपनी है, तो बिजनेस कुछ प्रॉफिट अपने पास रखती है, और कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज डिविडेंड्स। तो प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस जो है ना, वो इज शेयर्ड अमंग एम्प्लॉयज एज वेल। तो ये एक नई बात है, यानी कि उनको जो सैलरी मिल रही है वो तो मिल रही है। तो इससे फायदा क्या होता है, वो कि एम्प्लॉयज ये कहते हैं कि यार, इसका मतलब, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको फिक्स सैलरी मिलती है, आप कहते हो यार आराम से काम करी जाओ, सैलरी तो हमें फिक्स ही मिलनी है, बस ठीक है, बहुत उतना काम करोगे, निकाल लेना हमें, काम हम रिक्वायरमेंट पूरी करते रहें, जो मिनिमम पॉसिबल है बस वो काम करते हैं। लेकिन जब पता हो आपको कि यार प्रॉफिट में भी हिस्सा है, इसका मतलब कि अगर हम ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, बिजनेस की ज्यादा सेल्स होगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो हमें भी उस प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। तो हमें फिर ओवरऑल जो अर्निंग्स होगी सैलरी को मिला के वो ज्यादा होगी। तो फिर जो वर्कर्स हैं, दे वर्क आउट ऑफ देयर स्किन, कि यार हमें प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा तो काम करें। अच्छा, शेयर ओनरशिप जो है बिल्कुल, ये भी, ये तो लिमिटेड कंपनी में भी हो सकता है ये वाला काम, प्रॉफिट शेयरिंग वाला। और शेयर ओनरशिप में हम क्या करते हैं कि वो जो आपके एम्प्लॉयज हैं, आपने जैसे अभी बताया कि एम्प्लॉयज आर गिवन शेयर्स ऑफ द कंपनी, शेयर्स ऑफ द कंपनी। और इसका मतलब क्या है, एंड दे ऑल्सो बिकम शेयर होल्डर्स। मतलब अब शेयर उनको मिल गए तो वो भी शेयर होल्डर तो बन गए ना।
चाहे बहुत ही माइनर से शेयर होल्डर्स हों, लेकिन हैं तो सही, वो भी एनुअल जनरल मीटिंग में बैठ सकते हैं, दे हैव द राइट टू डू सो। तो ये फायदा, तो इसमें वो कहते हैं कि यार हम अच्छा काम करेंगे तो हम खाली एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे, हम ओनर भी बन जाएंगे, चाहे बहुत लिमिटेड अमाउंट के हों, और उसमें फिर जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो वो हमें मिलेगा हमारे शेयर्स के हिसाब से। तो प्रॉफिट शेयरिंग तो ये है कि जब भी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस अपने प्रॉफिट में से एम्प्लॉयज को एक सर्टन परसेंटेज जो है वो सब एम्प्लॉयज को दे देती है। शेयर ओनरशिप ये है कि इसमें जब एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं तो एम्प्लॉयज को शेयर दे दिए जाते हैं, ठीक है, और वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। और जब भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है, जब भी प्रॉफिट होगा, तो एम्प्लॉयज को, चूंकि वो शेयर होल्डर भी है, उनकी शेयर्स की परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो ये है दोनों में फर्क। गॉट इट? जी सर, क्लियर है। और राइट, अब ये देखें जी, हमारे पास इसके फायदे नुकसान अगर जल्दी से हम देख लें कि एम्प्लॉयज फील बीइंग पार्ट ऑफ द बिजनेस, लॉयल हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा एम्प्लॉय और मैनेजमेंट में। ये मैंने आगे लिखा हुआ है, अगर आप गौर करो तो मैंने लिखा है कि बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये समझते हो क्या होता है? ये क्या है? इंडस्ट्री के अंदर अच्छा जो रिलेशन है वो किन के दरमियान? एम्प्लॉयज और मैनेजर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं। तो वो फिर जब एम्प्लॉयज खुश हैं, लॉयल हैं, तो उनको प्रॉफिट मिल रहा है या शेयर्स मिल रहे हैं, तो वो फिर झगड़ा नहीं होगा आपस में, और वो जो प्रोडक्शन हो रही है, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है बिजनेस, वो एज स्मूथली एज पॉसिबल होता रहेगा। क्योंकि एम्प्लॉयज अगर अनहैप्पी हैं तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं, वो काम को स्लो डाउन कर सकते हैं, वो नहीं होगा। तो बिजनेस अपने टाइम पर डेडलाइन वगैरह मीट करेगा, कस्टमर्स भी खुश रहेंगे। अच्छा, फिर एम्प्लॉयज पुट मोर एफर्ट्स एज नाउ दे हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट। जाहिर है, मैंने बता दिया आपको, मैं इसको कवर नहीं कर रहा। तो और एफर्ट लगाने से ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा होगा बिजनेस को, रेपुटेशन भी अच्छी होगी। इजियर टू अडॉप्ट कॉस्ट कटिंग मेजर्स। यस, क्या मतलब इसका? अब ये कॉस्ट कटिंग मेजर मुझे आप बता सकती हो कि कॉस्ट, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपको जब क्लैरिटी होती है ना, तो आप कोई भी मेथड लिख सकते हो, मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ। कॉस्ट कटिंग मेजर से मुराद, या बल्कि कोई बता सकती हो कि कॉस्ट कटिंग मेजर जो बिजनेस ले सकता है या लेता है? वेस्टेज कॉस्ट। बिल्कुल सही है, टू रिड्यूस वेस्टेज, यानी कि वट एवर वेस्टेज दैट कम्स आउट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, बिजनेस कैन ट्राई और मेक एन एफर्ट टू रिड्यूस इट। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चूंकि हम यहाँ एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, उनकी मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो वेस्टेज का तो उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन यस इट इज अ कॉस्ट कटिंग मेजर। वेरी गुड। तो हम यहाँ बात करेंगे एम्प्लॉयज की वेज के हवाले से। कॉस्ट कटिंग मेजर ये कि अगर एम्प्लॉयज की वेज थोड़ी सी कम भी की जाए, थोड़ी सी स्लाइटली, तो ताकि कॉस्ट थोड़ी कम हो, तो एम्प्लॉयज बॉदर नहीं करेंगे, वरना तो एम्प्लॉयज शोर में जाएंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं, हमारी क्यों सैलरी कम कर रहे हैं। तो देयर विल बी अ बैकलैश फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड। लेकिन चूंकि उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, तो कह रहे हैं भाई कोई बात नहीं, अगर कॉस्ट कटिंग हो रही है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा बिजनेस का, जब बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमें भी तो ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए दे डोंट बॉदर, और ये इजी स्टेप हो जाता है आपके लिए। इवन कि अगर आप कॉस्ट वेज कम नहीं भी करते ना, आप वेज उतनी ही रहने देते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर जनरली ये होता है कि यू हैव टू गिव अ वेज रेज टू द एम्प्लॉयज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन द इकोनॉमी, या जहां पर भी वो रहते हैं, इन्फ्लेशन वाइज की कीमतें बढ़ रही हैं या जो भी है, तो पे में रेज तो देना होता है आपको। तो अगर आप पे में रेज नहीं दे रहे, ये भी इट्स कॉस्ट कटिंग मैया। और आप उसमें, और एम्प्लॉयज आपको दे आर नॉट एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग इन नेगेटिव वे, कि उन्हें पता है कि प्रॉफिट ज्यादा होगा, हमें भी ज्यादा मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, और इससे फायदा ये होगा कि आप अच्छे से compete कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट विद योर कॉम्पिटिटर्स। लेट्स से कि अगर आपका बहुत नेक टू नेक फाइट चलती है विद योर राइवल बिजनेसेस, और वो प्राइस पे ही चलती है, तो यहाँ पर फिर आपको कॉस्ट कट करने में इशू नहीं आएगा, और आप फिर इजीली जो है वो प्राइस पे compete कर पाएंगे। अच्छा, फिर नो रेगुलर इंक्रीमेंट इन पे रिक्वायर्ड, वो भी आपको, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हर साल जो इंक्रीमेंट देना है वो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं दे रहे, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट तो एम्प्लॉयज को मिल ही रहा है। तो एम्प्लॉयज को तो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल ही रही है, यानी कि उनको ऑटोमेटिकली एक जो वेज में रेज आ रहा है वो मिल रहा है, मतलब वेज प्लस प्रॉफिट वो मिल रहा है। तो ये एक और अच्छी बात हो गई, वरना आपकी कॉस्ट तो हर साल बढ़ती जाएगी। फिर कैन लीड टू ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे आप टीम वर्किंग और प्रॉफिट लेवल्स बढ़ते हैं। पर ये मैंने आगे एनालिसिस के लिए लिखा हुआ है, ये आपको पता है, पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बेटर एम्प्लॉयज कैन बी रिक्रूटेड, यस, क्योंकि वो एम्प्लॉयज जो कि हार्ड वर्किंग हैं, जो एक्सपर्ट हैं इन देयर जॉब,
वो दे वुड लाइक टू वर्क इन सच ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें पता है कि वी कैन शो आवर पोटेंशियल और अकॉर्डिंगली हमें फिर उसका रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो आपके लिए अच्छे वर्कर्स को अट्रैक्ट करना आसान है, और आपको पता है अच्छे वर्कर हर बिजनेस को चाहिए होते हैं टू हैव अ गुड इमेज, टू डील क्लाइंट्स इन अ बेटर वे, टू हैव अ गुड ब्रांड इमेज वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, फिर नुकसान क्या है लेकिन, टू लो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मे नॉट मोटिवेट एम्प्लॉइज। अगर आपने बहुत ही कम परसेंटेज प्रॉफिट की एम्प्लॉइज को दे रहे हैं और उससे एम्प्लॉइज को कोई मॉनेटरीली फायदा नहीं हो रहा, मतलब प्रॉफिट तो मिल रहा है लेकिन बहुत थोड़ा सा, उससे उनकी कोई भी जरूरत पूरी नहीं हो रही, तो वो मोटिवेट नहीं होने वाले इससे। फिर ओनरशिप इज फर्दर डिवाइडेड, या आपने एम्प्लॉइज को शेयर भी दिए हैं, तो शेयर भी इतने थोड़े से दिए हैं कि उससे एम्प्लॉइज के कोई जो प्रॉफिट भी आता है तो उसमें जो उनको शेयर मिलता है वो ना होने के बराबर ही होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। ओके, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, अच्छा, फिर अब मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा था, वो पहला तो हो गया। दूसरा, ओनरशिप इज फर्दर डिवाइडेड। सारी पता है शेयर होल्डर्स पहले से हैं, अब आप एम्प्लॉइज को भी अगर शेयर होल्डर बनाना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो तो और फर्दर डिवाइड होती जाएगी ओनरशिप, प्रॉफिट भी फर्दर डिवाइड होता जाएगा। और जो शेयर होल्डर थे, जो जिन्होंने स्टार्ट किया था, या जो मेजर शेयर होल्डर थे, तो दे विल सफर, और वो कहेंगे जी आप क्यों ऐसे ही गैर जरूरी तौर पर शेयर होल्डर्स में इजाफा कर रहे हैं। तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम कि जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, जिनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर, वो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, दे विल फील अनहैप्पी। तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में दे माइट लाइक टू विथड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बिजनेस, और शेयर बेच सकते हैं वो, और शेयर बेचने से बिजनेस की रेपुटेशन एट स्टेक आ जाती है कि यार इसके शेयर क्यों बिक रहे हैं ऐसे, ये क्यों जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर आपके लिए न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, गुड एंड बैड वर्कर्स गेट द सेम शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ, ये एक रौला जरूर है कि भाई बिजनेस ने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, चाहे वो 10 वर्कर्स की वजह से हुआ हो और बाकी वर्कर्स ने कुछ ना भी किया हो, लेकिन प्रॉफिट सबको मिल रहा है, शेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो है वो फिर अनजस्ट है। तो जो अच्छे वर्कर्स हैं वो फिर दे गेट डिस्करेज, वो कहेंगे यार हम क्यों काम करें, फिर मेहनत करें जब मिलना सबको ही है, तो फिर तो ये एक इशू आ सकता है इसमें। फिर कैन बी कॉस्टली फॉर लार्ज बिजनेस। जारी बात है, अगर आप क्यों कहा है, क्योंकि लार्ज बिजनेस में देर आर प्लेंटी ऑफ एम्प्लॉइज। तो अगर हर एम्प्लॉय को आप प्रॉफिट में हिस्सा देने लग गए, चाहे थोड़ा ही दें, तो वो तो बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाएगी ना इन टोटल। तो ये एक प्रॉब्लम है, आ जाएगी आपको, वो आपकी कॉस्ट कंसिडर होगी, आपका फिर ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट को आप एक्सपेंशन के तौर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, या अपने जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं, जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो फिर उतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं उनको आप दे पाएंगे। अच्छा, फिर इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स में डिक्रीज वैल्यू, मैंने आपको बता दिया था। अगर आप ज्यादा शेयर भी इशू करके दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, तो ये याद रखना, ये कानून है, जब भी किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है उसकी प्राइस कम हो जाती है। आप कोई भी चीज ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई सर्विस ले लो, अगर कोई चीज मार्केट में अवेलेबल है बट देर आर नॉट एनफ कस्टमर्स अवेलेबल टू बाय देम, द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज बाउंड टू गो डाउन। इसी तरह अगर शेयर्स आप बेच रहे हैं, तो आप सप्लाई कर रहे हैं, तो उससे शेयर्स की जो प्राइस है वो कम होना शुरू हो जाएगी कि यार ये तो बांटते फिर रहे हैं ऐसे ही, चाहे वो एम्प्लॉयज को ही क्यों ना दे रहे हो आप। तो ये एक इशू इसमें भी आ सकता है इस लिहाज से। तो इसलिए लिखा है मेड मेन डिक्रीज द वैल्यू, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस कम होती जाएगी, और कम शेयर की प्राइस का मतलब यही है कि शायद बिजनेस इतना अच्छा ऑपरेट नहीं किया कर रहा, तो फिर दूसरे लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे शेयर खरीदने में। अच्छा, बोनस, नॉर्मली किन कंपनीज के शेयर खरीदे जाते हैं, जो कि प्रोग्रेस कर रही होती हैं, क्योंकि उनके शेयर खरीदते हैं तो उन्हें पता है कि आगे शेयर की प्राइस और बढ़ेगी तो हमें फायदा होगा। मतलब ये कि अगर मैंने आज फर्ज किया 500 शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के, और एक शेयर है 10 रुपए का, और मुझे ये पता है कि आगे शेयर 20 का हो जाना है या 40 का हो जाना है, तो मुझे फायदा ही हो गया ना। 10 रुपए का शेयर खरीदा था, 500 खरीदे थे, और वो 40 रुपए का हो गया, तो मैं तो अभी भी बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा ढेर सारा। कितना होगा? 30 रुपए पर शेयर। बट अच्छा, सर उसको देखने के लिए आपको इस तरह करना पड़ेगा कि पहले अगर 5 थी, वैल्यू 5 रुपीज थी, फिर 6 हुई, फिर 7 ऑफ हुई, एक कोर्स सर्टन वो ट्रेंड तो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज पे आपको यू हैव अ क्लोज आई ऑन इट, कि जी क्या हो रहा है, कि शेयर की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ट्रेंड क्या है। तो फिर इतना इजी नहीं है जितना इजी मैंने बता कितना दिया। टाइम पीरियड में। एग्जैक्टली, कि आगे वाकई शेयर की प्राइस बढ़ेगी भी, यू नीड टू सी, यू नीड टू पिक द राइट टाइम, कि जी इस टाइम में मुझे शेयर जो है ना वो बाय करने हैं, आगे बढ़ेंगे। शेयर का डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है वैल्यू का, आपने अभी खरीद लिया तो आप तो मारे गए, आप तो शेयर की कीमत नीचे जाएगी। आपने 10 रुपये का उठाया, वो 2 रुपये का हो गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू होल्ड योर शेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड नाउ, और आपके वो पैसे फ्रीज हो जाएंगे, आपको फायदा नहीं देंगे, या निकालेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा,
अब बोनस आ गया, तो बोनस जो है ना जनरली ये सारे एम्प्लॉयज को दिया जाता है, और इसमें करते यही है कि आपकी जो सैलरी होती है अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, आपको या तो उस उतनी और अमाउंट दे दी जाती है, ठीक है, या उससे थोड़ी और ज्यादा दे दी जाती है आप अमाउंट, अगर बिजनेस ने ओवरऑल साल में अच्छा किया। लेकिन बोनस नॉर्मली दिया जाता है साल के एंड पे, बस आपने ये याद रखना। तो It's और like a reward. It's like a reward. रिवॉर्ड, एग्जैक्टली, रिवॉर्ड ऑफ गुड परफॉर्मेंस, लेकिन इट इज नॉट गिवन टू ओनली वन इंडिविजुअल और वन एम्प्लॉय। ओवरऑल बिजनेस ने अच्छा किया है, बिजनेस की सेल्स पहले से ज्यादा हुई है या प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो आप सारे एम्प्लॉयज की सैलरी में वो एडिशन करके, यानी कि जब आप साल के एंड पे सैलरी देते हैं तो उसमें वो बोनस ऐड करके दे देते हैं, तो उनको डबल सैलरी मिल जाती है या ट्रिपल सैलरी मिल जाती है, इस तरह से होता है। अच्छा, एम्प्लॉइज गोल कैन बी सेट विद अ कैश बोनस ऑप्शन व्हिच कैन मोटिवेट एम्प्लॉइज टू परफॉर्म वेल। ये बहरहाल आपको समझ आ गई है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। और कॉस्टली फॉर बिजनेस, जारी बात है, क्योंकि जब आप बोनस दे रहे हैं, तो जब आप डबल द सैलरी दे रहे हैं या ट्रिपल द सैलरी दे रहे हैं, तो वो एक किस्म की कॉस्ट है ना, आपकी वेज ही है वो, और क्या है। तो कॉस्ट है, तो बिजनेस का प्रॉफिट तो फिर कम आपको होगा। पर ये आपको सोचना होगा कि आपको इतना क्या परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हुई है कि आप उनको इतना बोनस दे सकें। ऑफ कोर्स बिजनेस को भी देखना है ना कि बोनस देना कितना है, तो ये भी मैटर कर रहा है। अच्छा, फिर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, हाँ अच्छा, ये जरा डिफरेंट है, ये कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो है ये हर एम्प्लॉय, नाम से जैसे नजर आता है, हर एम्प्लॉय को तो नहीं दी जाएगी ना। ये है, ये बिजनेस की परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही, ये हो रही है हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की बात। जो एम्प्लॉय अच्छा करेगा, he or she would get higher salary, or there would be an increment in the salary। लेकिन ऑफ कोर्स वो परफॉर्मेंस पहले एवेल्युएट की जाएगी, और उसके लिए एक प्रोसेस होता है जो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, उसे बोलते हैं अप्रेजल। अप्रेजल एक एवेल्यूशन का प्रोसेस है, जो पूरा साल एम्प्लॉय को मॉनिटर किया जाता है, एम्प्लॉय कब आ रहा है, कब जा रहा है, अपने टास्क को कंप्लीट कर पा रहा है कि नहीं, अपने टारगेट्स मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसका उसका टीम वर्क कैसा है, अपने कुलीग से बिहेवियर कैसा है, प्रोफेशनल है कि नहीं, वगैरह वगैरह, ऑनेस्ट है, लॉयल है। और फिर उसको बकायदा ग्रेड दिया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, और उस ग्रेड की बेस पे उस एम्प्लॉय को सैलरी में रेज दिया जाता है फॉर द नेक्स्ट ईयर या फॉर द कमिंग ईयर। ये नहीं कि वो वन टाइम पेमेंट है, आपकी सैलरी में 20% का इजाफा कर दिया गया बिकॉज ऑफ योर गुड परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर, और आपने ग्रेड ए हासिल किया था, तो ग्रेड ए पे लिखा था कि 20% रेज देना है सैलरी का, तो अब अगले साल आपकी सैलरी 20% ही रहेगी, और आपकी अगर परफॉर्मेंस वैसी ही रही तो आपकी वो सैलरी उतनी, आपकी सैलरी बढ़ गई है, आगे और भी बढ़ सकती है। लेकिन तो इसका मतलब हर एम्प्लॉय अब कोशिश करेगा, यार मैंने दूसरे से अच्छा करना है, सारी बात है। क्यों मुझे ज्यादा पैसे चाहिए अपने टारगेट्स को मीट करना है मैंने। अच्छा, अब इसके फायदे क्या है? सूटेबल वेयर प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड। हाँ, ये बात समझ आती है, क्योंकि हर जगह आप आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करते। देयर आर मेनी बिजनेसेस दैट प्रोवाइड सर्विसेज, तो सर्विसेज में तो कोई आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं होती, तो आप उसमें क्या मेजर करेंगे, कितनी चीजें बनाई। एक सेल्समैन है, वो दुकान पे खड़ा हुआ है, अब वो वेट कर रहा है, वो क्या करता है, 8 बजे पूरी दुकान खोल लेता है, वहां अटेंड करता है, और वो वेट करता है कस्टमर्स का। अब कस्टमर नहीं आते, उसमें उसका कसूर तो नहीं है ना, उसने कस्टमर भाई से पकड़ के खींच के तो नहीं लाने, तो ऑफ कोर्स, लेकिन उसको नजर आया कि वो टाइमली अपनी जॉब परफॉर्म करता रहा है, और जब भी कस्टमर आया है तो हमेशा हैप्पी होके ही गया है वहां से, उसकी कस्टमर डीलिंग बहुत अच्छी थी, तो उसको भी आप हाईली रेट ही करेंगे। तो ये आपका सर्विस बिजनेस में भी ये वाला जो रिवॉर्ड है ये मिल जाता है। अच्छा, फिर एम्प्लॉइज बिकम मोर विजिलेंट टू अर्न मोर पे, जारी बात है, वो अपनी ड्यूटी को ओवरऑल जो है ना वो अच्छा करते हैं। ये नहीं है कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम को सुपरवाइजर आके देख रहा है तो ठीक है, उन्होंने देखना है कि हमने ओवरऑल, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारी साल की जब वैल्यूएशन होगी तो पता चलेगा यहाँ ये बंदा अपने टारगेट को मीट नहीं कर सका, कि यहाँ पर उसका टास्क जो है ना वो इनकम्प्लीट रह गया। अच्छा, फिर टारगेट्स गिवन टू वर्कर्स गिव देम अ सेंस ऑफ पर्पस। वैसे भी आपको पता है कैमरास तो लगे ही होते हैं आजकल, ऑफिस में भी लगे होते हैं, फैक्ट्रीज में भी लगे होते हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी टू हाइड योरसेल्फ फ्रॉम दोज कैमरास। अच्छा, फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। अच्छा, फिर टारगेट्स गिवन टू वर्कर्स गिव देम अ सेंस ऑफ पर्पस। जाहिर है जब आप परफॉर्मेंस रिलेटेड पे देख रहे हैं तो आपको टारगेट भी तो दिया जाएगा ना, कि आपने ये टारगेट मीट करना है, जो जो मीट करेगा उसकी परफॉर्मेंस को हाईली रेट किया जाएगा, और उस हिसाब से फिर उसको अगले साल रेज दिया जाएगा सैलरी में। अप्रेजल सिस्टम हेल्प द वर्कर्स टू गेट फीडबैक। अच्छा, ये एक और बात, एक वर्कर कहता है यार मैं तो कमाल काम करता हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, भाई आपके कहने से कुछ नहीं होता, जितना मर्जी राग अलापते रहे आप, जब तक मैनेजमेंट नहीं प्रेज करेगी आपको, हाउ डू दे सी यू, ठीक है, उस वक्त तक आप नहीं कह सकते कि यू आर अ गुड एम्प्लॉय, यार यू आर एन एफिशिएंट वर्कर। तो जो वैल्यूएशन है, ये जो अप्रेजल होता है, ये एम्प्लॉयज की तरफ फीडबैक होती है मैनेजमेंट की, कि जनाब हमारी नजर में आप ऐसे हैं।
तो रिवॉर्ड्स तो अपनी जगह पे जो मिलता है, लेकिन उन्हें ये भी पता चलता है कि हम रेट कहाँ, हमें मैनेजमेंट कहाँ रेट कर रही है। इसका मतलब है अगर वो आपको बी ग्रेड देते हैं या सी ग्रेड देते हैं, इसका मतलब है सी का मतलब फॉर एग्जांपल है कि एक्सेप्टेबल, ये अगर उन्होंने लिखा हुआ है। बी ग्रेड वो कहते हैं जी कि गुड, और ए ग्रेड को वो कहते हैं कि आप कह लो वो हाईली रेट करते हैं और कहते हैं जी कि एफिशिएंट या बेस्ट या कुछ और ऐसे ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो मोर देन एक्सपेक्टेशन। तो अब आप सी मिला है, इसका मतलब है यार मैं काम सही करता था, मुझे निकाल तो नहीं रहे क्योंकि मैं मिनिमम स्टैंडर्ड को जो मीट कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब है मुझे अभी फर्दर देर इज अ मार्जिन टू इम्प्रूव, तो मुझे करने की जरूरत है वो। तो इस तरह से हर एम्प्लॉय को अपना पता चल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर आगे हम देखें तो इट हेल्प्स रिटेन लॉयल एंड एफिशिएंट वर्कर्स। जारी बात है, जो अच्छा काम करेंगे उनको तो रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो छोड़ के क्यों जाएंगे, वो तो वही काम करेंगे। और आपको बताया था ये एनालिसिस में आएगा कि लॉयल एंड एफिशिएंट वर्कर्स जरूरी क्यों होते हैं, वो आपको बताया था। एफिशिएंट वर्कर्स कॉस्ट बचाते हैं, लॉयल वर्कर जो होते हैं वो ना तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं, क्लाइंट्स को सही डील करते हैं, और टाइम पर जो बिजनेस को एडवाइस भी कर सकते हैं, हेल्प आउट भी कर सकते हैं, वट एवर दे सी कि ये रीजनेबल बात है और इससे बिजनेस का फायदा हो सकता है, ना कि अपने किसी राइवल बिजनेस को सीक्रेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दें और वो राइवल जो आपका है वो उससे फायदा उठा दें। अच्छा, फिर है अप्रेजल सिस्टम सुपरवाइजर रिक्वायर्ड। ये अब नुकसान क्या आ गया भाई, अगर आपने अप्रेजल करना है तो फिर सुपरवाइजर चाहिए जो मॉनिटर करें वर्कर को, वो पैसे लेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। फिर अप्रेजल साल में एक दफा होता है, इसका मतलब है रेगुलर फीडबैक तो एम्प्लॉयज को नहीं मिलती। एम्प्लॉयज को पता कब चलेगा वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, साल के एंड पे। असल में होना चाहिए कि हर मंथ एम्प्लॉय को पता चलना चाहिए उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली दे वुड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, और साल के एंड पे बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड एम्प्लॉय के तौर पर निकले, लेकिन उन्हें पता चलेगा साल के एंड पे कि यार हम तो पीछे ये काम करते रहे हैं, हमने तो सही काम किया ही नहीं है। तो अब फिर वो पूरा साल फिर निकल जाएगा इस काम में, और उनको सैलरी तो फिर वही मिलेगी, इंप्रूव तो नहीं होगी ऑफ कोर्स। उनके अगर पहले पता चल जाता महीने के बाद ही, तो वो दे कैन मेक एन इम्प्रूवमेंट और फिर उनको आगे सैलरी बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये फिर साल उनका जाया हो गया। फिर सम वर्कर्स में कंसिडर दैट द राइज इन पे इज नॉट व्हाट दे एक्सपेक्टेड। ये भी है, आपको रेज तो मिला, लेकिन आपने कहा यार वो ज्यादा क्लोज था ना बॉस के, उसको ज्यादा पैसे दे दिए, मुझे कम दिए, मुझे क्यों बी ग्रेड दिया, उसको ए ग्रेड दे दिया। मतलब ये इश्यूज हो सकते हैं अगर अगर आपका अप्रेजल सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। सर इंक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है कि इंक्रीज इन योर सैलरी, मंथली सैलरी। वो भी यही कॉन्सेप्ट होगा। इंक्रीमेंट का मतलब परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के थ्रू ही इंक्रीमेंट दिया जाता है, लेकिन इंक्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि इट इज अ वन टाइम एडिशन। इसका मतलब है फॉर ऑल द कमिंग मंथ यू विल बी गेटिंग द सेम इंक्रीज सैलरी जो बढ़ गई हुई, मतलब ओवरऑल पूरी मंथ की बढ़ गई है, और आपको हर महीने वही सैलरी मिलेगी, ओके। और वो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पे हो रहा है। अच्छा, तो अब ये है कि अगर आपका तो ये अप्रेजल सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, फिर तो ठीक है कि सबको पता है कि यार हमने ये मीट नहीं किया और हमें मिल गया। अगर आपका अप्रेजल सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब आप अपनी तरफ से किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी दे रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि इट वोंट हेल्प द बिजनेस एट ऑल, क्योंकि जो वर्कर्स हैं दे वुड स्टार्ट थिंकिंग कि हमारे साथ जो हो रहा है ये जस्टिस नहीं हो रही, ये अपने जो करीब लोग हैं उनको फेवर दे रहे हैं, जिसको फेवरेटिज्म बोलते हैं, और हमारे साथ जो है वो ये नाइंसाफी कर रहे हैं। तो और फिर ऑफ कोर्स वो डिमोटिवेट ही होंगे। फिर मनी डज नॉट मोटिवेट ऑल वर्कर्स, एक और ही बात हमने पढ़ा है ऊपर, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। हर्ट्जबर्ग कहाँ कहता है कि मोटिवेट जो है ना पैसे से होते हैं, मैक्लेलन कहाँ कहता है कि आप जो है वो पैसों से मोटिवेट होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ तो फिर मोटिवेट होंगे ही नहीं वो वर्कर। एक वर्कर जिसकी मैंने पहले बताया था उसकी सैलरी 20 लाख रुपया महीने का, तो उसको अगर आपने 5,000 बढ़ा भी दिया तो उसको क्या फर्क पड़ना है, उसको बॉदर ही नहीं कर रहा। तो और उसको मनी चाहिए भी नहीं, उसके तो पहले ही पैसे इतने आ रहे हैं कि उसको पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि खर्च कहाँ करने। तो ये एक प्रॉब्लम पे, इट डज नॉट इनकरेज टीम वर्किंग। जाहिर बात है इसमें तो हर कोई अपनी दौड़ में लगा होगा, यार मैं अच्छा कर लूं ताकि मुझे पैसे ज्यादा मिल जाए, टीम में मैंने नहीं काम करना इस तरह तो सारे। क्योंकि अगर टीम में आप काम करेंगे तो कोई वर्कर अगर स्लो है तो आपको भी स्लो होना पड़ेगा, या आप उसको हेल्प करनी पड़ेगी। आप कहेंगे यार ये क्या बात है, मैं तो ये तो सबको, मैं तेज काम करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा ही काम करूंगा। तो फिर टीम वर्किंग नहीं हो पाएगी। और आपको बताया था कि टू मेक अ बिजनेस सक्सेसफुल देयर हैज टू बी अ सक्सेसफुल और हार्ड वर्किंग टीम। अगर टीम नहीं है बिहाइंड दैट बिजनेस, द बिजनेस कैन नॉट बी सक्सेसफुल।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हाँ, फ्रिंज बेनिफिट्स को ले लो आप। और अच्छा, फ्रिंज बेनिफिट जो है ना, ये जनरली जो है वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें जनाब पैसे कहाँ दे रहे हैं। मतलब ये कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ वो फैसिलिटी जो बिजनेस जो है वो अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन फी है। मतलब अब स्कूल में ना नॉर्मली टीचर्स के जो बच्चे होते हैं उनको फी या तो पहले बच्चे की फी नहीं देनी होती, वो फ्री होता है, और दूसरे बच्चे 50% फी देनी होती है वगैरह वगैरह। या कई बिजनेसेस जो है वो बच्चों की स्कूलिंग की फी जो है वो खुद पे कर रहे होते हैं। डिस्काउंट फर्म्स के प्रोडक्ट में होते हैं, बिल्कुल ऐसा है कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं वहां पर अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है उसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप बीइंग एन एम्प्लॉय कैन बाय इट एट अ डिस्काउंटेड रेट। हेल्थ केयर, आपको ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी बिजनेस प्रोवाइड करता है। वंस यू गेट इल एंड यू गेट एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, तो जो बिजनेस है वो दे पे योर, दे मीट योर एक्सपेंसेस, तो एज लॉन्ग एज यू स्टे इन द हॉस्पिटल। तो वो भी आता है। फिर कंपनी व्हीकल, जो अच्छी पोस्ट होती है मैनेजमेंट की, वहां पर गाड़ी भी दे दी जाती है कंपनी मेंटेन। एकोमोडेशन के लिए घर भी दिया जाता है, हुज रेंट इज पेड बाय द कंपनी। फिर हॉलीडेज भी होती है। हॉलीडेज मीन के विद पे, ठीक है, कि यू आर ऑन लीव बट यू आर गिवन द पेमेंट ऑफ दोज डेज, और उसमें से कोई आपको कट करके नहीं दिया जाता। यू गेट द होल मंथ सैलरी डिस्पाइट ऑफ दोज हॉलीडेज। फिर फ्री ट्रिप्स अब्रॉड, ये मैंने आपको बताया था, जनरली होता है ये कि आपको, लेकिन हर कोई नहीं करता, लेकिन कई हैं जो टिकट के पैसे दे देते हैं कि आप जाएं अपने रिलेटिव से होके मिल के आ जाएं जहां भी जाना है आपने। फर्ज किया यू वर्क इन सम अदर कंट्री एंड यू हैव टू गो बैक टू मीट योर फैमिली बैक एट होम, जो कि दूसरे कंट्री में। अच्छा, पेंशन पेड फॉर बाय द बिजनेस। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं, अब इसमें आप हम कहेंगे कि ये पैसे कहाँ हैं। देखिए, ये सारी चीजें पैसों से ही आ रही है ना। एजुकेशन फी किस तरह पे कर रहे हैं, पैसे। डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी पैसों की बात ही है। हेल्थ केयर पेड, कंपनी व्हीकल, फ्री अकोमोडेशन, हॉलीडे, तो बिजनेस आपके बिहाफ पे कर रही है। अच्छा, और पेंशन पेड, वो एज लॉन्ग एज एम्प्लॉय इज वर्किंग, वो पेंशन तो नहीं मिलती। हाँ, जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको एक सर्टन अमाउंट पैसों की शक्ल में दी जाती है, जो हर मंथ दी जाती है। दैट इज व्हाट वी कॉल पेंशन। प्राइवेट इदारों में तो वो नाम होने के बराबर है। ये पब्लिक सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये दिया जाता है पेंशन। तो ये फ्रिंज बेनिफिट्स है। अच्छा, फिर आ गया नॉन फ्रिंज बेनिफिट, जिसका मनी से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने याद रखना है। नॉन फाइनेंशियल में आप वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं विद फैक्टर्स अदर देन मनी। अब उसमें सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास आती है जॉब सेटिस्फेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, अब आपने याद रखना है। जॉब सेटिस्फेक्शन होती है कि यू हैव टू मेक चेंजेस इन द जॉब विच एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग in a way that employee gets more satisfaction out of it, या employee starts liking the job। जैसे कि आप एक, जैसे मैं हम पहला अगर देख लें, एक जॉब रोटेशन लिखा हुआ है, तो एक एम्प्लॉय अगर एक ही काम करता रहता है तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय गेट्स बोर्ड कि यार एक ही काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जितने आपके जो एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं ना, वो एक्सपर्ट ड्राइवर्स के होते हैं, क्योंकि दिन रात एक ही काम है, ड्राइविंग कर रहे हैं आ रहे हैं, तो वो भी बोर हो जाते हैं और उनकी भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। आसान काम नहीं है हर वक्त ही एक ही काम को करते रहना, तो इट्स डिफिकल्ट। इस तरह टीचिंग को ले लो, तो मेरी जगह अगर कोई 60 साल का, 50 साल, 55 साल का कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, तो वो शायद उतनी एफिशिएंसी के साथ ना पढ़ाए आपको। क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी पढ़ाता ही रहता है, भाई बहुत पढ़ा लिया बस ठीक है, अब इतनी एफर्ट लगती है मेरे से। तो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम आता है, ये ह्यूमन नेचर है, एक ही काम को करेंगे। तो क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज को रोटेट किया जाता है। रोटेट मतलब कि एम्प्लॉयज अगर एक काम कर रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम एम्प्लॉयज गिवन अ डिफरेंट जॉब, लेकिन उस जॉब में सिमिलर स्किल चाहिए होती है। ये नहीं है कि, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बंदा था, उसका काम ये था कि वो रिस्पॉन्सिबल था टू रिसीव फोन कॉल्स फ्रॉम द क्लाइंट्स, ठीक है। अब उसको कह दिया कि अब आपने क्या करना है कि द गेस्ट who would come in या who would pay a visit to our restaurant या to our shop, you would actually welcome them। तो अब ऑलमोस्ट काम एक जैसा ही है, लेकिन नेचर फर्क हो गया। बार बार फोन कान से लगा के सुनना, ये इट्स डिफरेंट थिंग। और वहां पर आप खुद, और उसमें आप मूव कोई नहीं कर रहे, एक जगह बैठे हुए हैं। अब आप गेस्ट को जब आप वेलकम कर रहे हैं तो आप उनको अप्रोच भी कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंट लोगों से मिलने से आपकी भी जो है वो इमोशंस रिलैक्स भी हो जाते हैं। मतलब ये कि एक ही काम को कर करके बोर्डम आता है ना, तो वो बोर्डम नहीं रहता। कुछ अच्छे रिमार्क्स भी पास करते हैं आपको इस तरह से। तो वो थोड़ा, अब स्किल लेवल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपका जॉब नेचर थोड़ी सी चेंज हो गई। इसी तरह अगर फर्ज किया कि
आप फोन कॉल पहले अटेंड करते थे, अब आपको कहा कि आपने जो है वो ये जो शेल्फ है इसमें कुछ आइटम्स को लगाना है आपने, या शेल्फ्स को अरेंज करना है। अगेन इट डजंट रिक्वायर मच स्किल्स, लेकिन आपकी जॉब की नेचर चेंज हो गई जिससे यू गेट सम काइंड ऑफ वेराइटी, और कुछ देर के बाद दोबारा से उनको वही काम दे दिया जाता है जो पहले कर रहे थे, फिर चेंज कर देते हैं। तो ये रेगुलर इंटरवल से ये काम होता है ताकि वो मोनोटोनस ना आए जॉब में, और एम्प्लॉय जो है ना वो अपनी फुल एफर्ट के साथ वो काम करते रहें। बिकॉज इफ दे कीप ऑन डूइंग द सेम जॉब, द टाइम विल कम देन एम्प्लॉय विल स्टॉप पुटिंग अप देयर फुल एफर्ट, और अब फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करेंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। फिर अगर वो कोई सर्विस बिजनेस है तो कस्टमर उस तरह से एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, इमेज खराब होगा, सेल्स गिर सकती है, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये तो है जॉब रोटेशन। अच्छा, आप कभी गए हो नादरा के ऑफिस जहाँ पे आईडी कार्ड बनते हैं? आप गए हो? आप गई हो कभी जहाँ आईडी कार्ड बनते हैं? नहीं गई? आवाज मुझे नहीं आ रही। अच्छा, एनीवे, अच्छा, बट वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है कि वहाँ पे ना उस सेंटर में एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, और उसमें एक बंदा होता है जो टोकन पे होता है, इसी तरह एक बंदा है वो तस्वीरें ले रहा है, एक बंदा आपके फॉर्म को फिल करके थंब इम्प्रेशन लगवा रहा है, वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट टास्क होते हैं जो कि डिफरेंट एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो होता ये है, वो सारे टास्क एक ही एम्प्लॉय हर वक्त नहीं करता। एक महीना काम किया या 10-20 दिन काम किया, उसके बाद आपने चेंज कर दिया, लेकिन ऑफ कोर्स उनको स्किल आते होते हैं ऑलरेडी, उनको लर्न नहीं करने पड़ते, ये आपने याद रखना। सिमिलर ही टास्क। जी, तो उनको कहते हैं भी आप टोकन वाले पे चले जाएं, आप अंगूठा लगाना है जहां लगवाना है एम्प्लॉय से थंब इम्प्रेशन पे, वहां आ जाएं। आपने पिक्चर लेनी है, पिक्चर में करना क्या, बटन ही दबाना है और क्या करना है। तो आप रोटेट करते रहते हैं एम्प्लॉयज को वहां पर भी, ताकि एम्प्लॉय जो है ना वो बोर्डम का शिकार ना हो, और जो आ रहे हैं आपके लोग वो उनको आप अच्छे से एंटरटेन कर सकें। अच्छा, फिर है जॉब एनलार्जमेंट। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं कि यू ऐड टास्क। वैसे तो मैंने लिख दिया कि इसमें रोटेशन और एनरिचमेंट दोनों आ रहे हैं, लेकिन एनरिचमेंट में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम एनलार्जमेंट की बात ही कर लें। आप ना टास्क ऐड कर देते हैं। अब इसमें एक ये सवाल भी आता है कि सर टास्क ऐड करेंगे तो बर्डन बढ़ जाएगा। अब ये कि टास्क आपने इस तरह ऐड नहीं करने के बर्डन बढ़े, वो इस तरह है कि लेट्स से कि वन वर्कर परफॉर्म द जॉब 10 टाइम्स इन अ डे। एक काम है जो वो करता है। अब आपने क्या किया कि आपने उस वर्कर को क्या किया कि यू असाइन द वर्कर 10 डिफरेंट टास्क टू डू एट वन टाइम थ्रू आउट द डे, कि आपने 10 कामों को एक एक दफा करना है, बजाय कि एक ही काम को 10 दफा करें। तो काम तो आप 10 ही कर रहे हैं, आपका बर्डन बढ़ नहीं रहा, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, क्योंकि वैरायटी है। वेराइटी आ गई है। अच्छा, ये करना है, पहले एक दफा ये, एक दफा ये, एक दफा ये, हर दफा डिफरेंट काम 10 दफा। और एक एम्प्लॉय अगर एक ही काम को 10 दफा कर रहा है, ऑफ कोर्स फिर वो जो 9वां या 10वीं दफा करेगा उसमें उतनी टेंशन शायद उसकी ना रहे। तो ये इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरी टाइप ऑफ प्रोफेशन, लेकिन फिर भी ये मैटर करता है, और समटाइम्स यू हैव टू इंक्लूड जॉब एनलार्जमेंट इन इट टू मोटिवेट वर्कर्स। अच्छा, फिर अब उसमें अगर आपने गौर करना है तो कुछ एक और चीज जो गौर की तलब है वो है कि जॉब एनलार्जमेंट में एनरिचमेंट भी हो सकती है। यानी कि अगर जॉब एनलार्जमेंट में आपने स्किल लेवल सेम रखा हुआ है फॉर वैरायटी ऑफ जॉब्स, तो वो रोटेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप डिफरेंट जॉब दे रहे हैं रिक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड दैट रिक्वायर ट्रेनिंग एज वेल, तो इसका मतलब है आप जॉब एनरिचमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब जॉब एनरिचमेंट में होता क्या है, वो ये 3 चीजें हैं जो मैंने नीचे भी लिखी हुई है, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ। क्या? कंप्लीट यूनिट्स ऑफ वर्क। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, फर्ज किया मैं कुर्सी बना रहा हूँ, लेकिन मैं कुर्सी का आप कह लो कि फ्लैट सरफेस बनाता हूँ, जो उसका सिटिंग सरफेस होता है जहां बैठते हैं लोग, और बाकी जो हिस्सा है रेस्ट वो कोई और एम्प्लॉय बनाता है। तो अब मुझे ये मैं कहूंगा, आई हैव नॉट बीन गिवन कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क। अगर मुझे पूरी कुर्सी बनाने के लिए दे देंगे तो ये कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क है, एंड देयर विल बी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हाँ भाई, ये कुर्सी इन साहब ने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। जब उसमें रोल और लोगों का भी है तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं आती कि ये मेरे अकेले का काम तो नहीं है, ये तो और लोगों ने भी बनाई है। तो एक तो काम पूरा दे उन्हें, मुकम्मल, जो वो रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, और काम चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग हो। अब आपने अगर एक काम दिया है जिसमें सिमिलर स्किल चाहिए, तो चैलेंजिंग क्या है? कुछ भी नहीं। चैलेंजिंग तो कुछ नहीं है, रिवॉर्डिंग भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप एक दूसरा वेराइटी ऑफ टास्क दे रहे हैं विच रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल्स, एंड फॉर दैट यू नीड टू गेट ट्रेनिंग फर्स्ट, तो ये चैलेंजिंग हो गई यार, ये काम जरा डिफरेंट है और मुझे अब पहली दफा करने लगा हूं, जरा देख के करना है, और अब अगर कर पाऊंगा, इसका मतलब है कि आप
कहलाएंगे कि एन एम्प्लॉय विद मल्टीपल स्किल्स ऑफ कोर्स। और फिर आपको हिसाब से रिवॉर्ड भी कि यार ये एम्प्लॉय एक स्किल वाला नहीं है, इसके पास वैरायटी ऑफ स्किल्स हैं, तो इसकी सैलरी या इसका जो मॉनेटरी रिवॉर्ड है वो ज्यादा भी हो सकता है। बहरहाल रिवॉर्डिंग इन द सेंस क्या कि आपको अप्रिसिएशन मिलेगी फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड कि यार ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क कर सकता है एंड दैट एम्प्लॉय इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आपको दे। अच्छा, फिर विद रेगुलर फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस। तो 3 चीजें आती हैं जॉब एनरिचमेंट में। क्या? एक तो पूरा टास्क आपको दिया जाए, नोबडी इज शेयरिंग द टास्क विद यू। दूसरा, वो चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब आपको पता हो कि ये काम मैं आंखें बंद करके नहीं कर सकता, आई नीड टू सी इट हाउ इट इज डन। तो और मुझे उस पर रिवॉर्डिंग भी है क्योंकि बाद में मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी उसकी, क्योंकि काम ऐसा है। और फिर एम्प्लॉय जो है वो रेगुलरली आपके काम को मॉनिटर करके आपको अपनी फीडबैक भी देती रहती है, काम कैसा हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं। ये है एनरिचमेंट। तो जॉब एनलार्जमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है कि एनलार्जमेंट में वैसे तो टास्क बढ़ाते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर जो टास्क बढ़ाए हैं वो दे रिक्वायर सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्किल्स, तो फिर तो भाई वो रोटेशन ही हो गई। लेकिन अगर डिफरेंट स्किल्स चाहिए तो फिर वो एनरिचमेंट की तरफ जा सकता है। और एनरिचमेंट क्या होती है? वो 3 कंडीशन जरूरी हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, वो जरूरी। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास एनरिचमेंट तो हो गया। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स में क्या? जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन पेपर में सवाल आता है तो ये 3 ही होती हैं, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट। अच्छा, और मैं अगर ओवरऑल कहूँ तो हम क्या कहेंगे कि मैंने इसे पहले बताया, जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे मिल रहे हैं या आप एनवायरनमेंट को बड़ा पसंद कर रहे हैं, यार जहाँ काम करता हो एसी लगा होता है, मजे से टेबल पर बैठ के करना होता है। नो, जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि यू गेट प्लेयर फ्रॉम डूइंग द जॉब। वो जो काम आप कर रहे हो, आप उसमें मजा आपको आ रहा है। वो रोटेशन की वजह से भी क्योंकि काम चेंज हो रहा है, वो एनलार्जमेंट भी हो सकती है, वैरायटी मिल गई, वो एनरिचमेंट भी हो सकती है जिसमें चैलेंजिंग काम आ गया, यार मैंने करके दिखाना है, आई डू हैव द पोटेंशियल, आई विल शो इट टू द मैनेजमेंट कि मुझे ये काम भी आता है। तो तीनों में आपका इंटरेस्ट डेवलप्ड रहता है। तो ये, और जब आप करके कंप्लीट करके उठते हैं, चाहे आपको लेट सेटिंग करना पड़े, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, यार मैंने काम किया, सीधी सी बात। तो अच्छा, फिर ये तो बात होगी, तो ये 3 है चीजें जॉब सेटिस्फेक्शन में, लेकिन ताल्लुक उनका जॉब से ही है। वर्कर पार्टिसिपेशन, नाम से नजर आ रहा है, वर्कर को इन्वॉल्व करना है डिसीजन मेकिंग में। और किस में होता है? डेमोक्रेटिक स्टाइल में। ऐसे ही होता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल में यही करते हैं ना। तो ये वर्कर पार्टिसिपेशन वही कर रही है, मैंने लिख भी दिया है। तो फायदे ऑलमोस्ट वही वाले ही हैं जो डेमोक्रेटिक स्टाइल में होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस तरह पेपर में सवाल चूंकि आया हुआ है तो मैंने ये ऐड कर दिया है, बुक में नहीं है ये, कि वर्कर किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो तरीका है शेयर ऑप्शन टू एम्प्लॉइज। हमने ऊपर पढ़ा है ना कि एम्प्लॉइज को आप शेयर ऑप्शन दे सकते हैं, शेयर ओनरशिप दे सकते हैं। तो सवाल यह है सर, शेयर ओनरशिप देने से एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हैं? वो इस तरह से कि जब उनको शेयर मिल जाएगा, दे बिकम द शेयर होल्डर्स। और अब दे हैव द राइट टू सिट इन द एनुअल जनरल मीटिंग। और एनुअल जनरल मीटिंग में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करने में अपना, सॉरी इलेक्ट करने में अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेशन आ गई ना एम्प्लॉइज की, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दूसरा, न्यू आइडियाज फॉर इंप्रूवमेंट, ये डेमोक्रेटिक स्टाइल में होता है कि एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लिया। मैनेजमेंट कैन कॉल अ मीटिंग, हैव अ गेट टुगेदर विद एम्प्लॉइज, और वहां पे फिर उनसे मशवरा लिया जा सकता है। फिर क्वालिटी सर्कल्स, ये बहरहाल मैंने कहा एक्सप्लेन लेटर, मैं यही फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट लाना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप एम्प्लॉयज की टीम बनाते हैं और आप उनसे ये कहते हैं कि यू विल विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू विल फाइंड द फ्लॉज इन ईच डिपार्टमेंट और ऑपरेशन एंड विल सजेस्ट अ सॉल्यूशन टू द मैनेजमेंट। तो ये भी इंप्लॉई पार्टिसिपेट कर रही है ना, क्योंकि अब उसको ये राइट दे दिया गया है कि आप ढूंढें कहाँ कहाँ शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, रूट कॉज ढूंढें, सोल्यूशन बनाएं और हमें पेश करें। तो ये भी पार्टिसिपेशन ही है एम्प्लॉय की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के एंड डेलीगेशन, ये भी बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग पावर दे दी। ये कहाँ होता है? ये नॉर्मली आपको लेजे फेयर के स्टाइल में ऐसा किया जाता है कि एम्प्लॉय को इंडिपेंडेंस दे दी, भी आप खुद ही डिसीजन लें, मेरे पास में, ठीक है। बाहर इनको हम पढ़ेंगे जरूर आगे भी। टारगेट सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कि एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट के साथ उनको टारगेट दे दिए गए, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि एम्प्लॉय को टारगेट दिया, जनाब ये आपका टारगेट है, आपने ये अचीव करना है, जैसे मर्जी हो। नो 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 नो, इससे एम्प्लॉयज वुड गेट डीमोटिवेटेड। क्यों? उन्हें ये लगेगा यार जो टारगेट दिया है दिस इज हाईली अनरियलिस्टिक,
आई कैन नॉट अचीव इट इन एनी वे, तो वो तो डीमोटिवेट होगा। आपने एम्प्लॉयज के साथ यू विल सिट टुगेदर विद द एम्प्लॉय ऑन 1 by 1 बेसिस और उनसे तय करेंगे जी क्या टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। तो वंस एम्प्लॉय इज कमिटेड, जनाब मैं ये कर लूंगा, अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब एम्प्लॉय तो दिल जान लगा देगा, दिन रात एक कर देगा, भाई मैंने खुद मैंने कहा है टारगेट तो मुझे तो अचीव करना है। तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है एम्प्लॉय के लिए, उसे पता है कि मुझे अपनी कंट्रीब्यूशन कैसे करनी है टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मुझे ये टारगेट अचीव करना है जैसे भी। अच्छा, क्वालिटी सर्कल्स मैंने बता दिया तो मैं इसको नहीं रिपीट कर रहा, आप खुद से देख लीजिएगा। ट्रेनिंग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज की स्किल्स पॉलिश हो जाती हैं, एनहेंस हो जाती है, एम्प्लॉयज इज एबल टू परफॉर्म द जॉब इन अ बेटर वे, वो ज्यादा रिवॉर्डिंग भी जॉब हो जाती है। और कल कला को अगर एम्प्लॉय स्विच करता है जॉब, तो नाउ द एम्प्लॉय विल कम आउट एज अ फार बेटर प्रोफेशनल, क्योंकि जब वो एंटर हुआ था तो उसको तो पता ही नहीं था कि जो काम कैसे करना है। अब उसने डिफरेंट कोर्सेज किए, डिफरेंट ट्रेनिंग ली, तो अब वो इस काबिल है। एक तो ये कि वो कहीं और अपॉर्चुनिटी आए वहां भी जा सकते हैं, और दूसरा नाउ एम्प्लॉय इज कैपेबल ऑफ गोइंग अप द लैडर ऑफ द मैनेजमेंट, वो अब ऊपर भी जा सकता है, पहले नहीं जा पा रहा था, क्यों? उसके पास वो ट्रेनिंग नहीं थी। अब वंस द एम्प्लॉय गेट्स ट्रेनिंग, तो अब उसके पास वो एबिलिटी आ गई कि वो ऊपर भी प्रमोशन के लिए उसका नाम भी रेकमेंड किया जा सकता है। और वो जो हमारी एक नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैस्लो की थी कि यार आई हैव द पोटेंशियल, आई मस्ट रीच टू दैट लेवल, तो अब वो ग्रो कर सकता है एज अ प्रोफेशनल। अच्छा, फिर डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट, ये मैंने बताया है कि एम्प्लॉय को पावर दे देते हैं आप, खुद से डिसीजन ले, तो एम्प्लॉय जो है वो फिर ज्यादा मोटिवेट होके, ज्यादा फोकस होके काम करता है कि भाई अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, कुछ गलत हुआ तो मैं मैनेजमेंट पे नहीं डाल सकता, जनाब आपने बताया नहीं, आपने ऑर्डर नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, अब एम्प्लॉय के ऊपर है, तो एम्प्लॉयज दे बिकम एक्स्ट्रा विजिलेंट। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को हम देख लें, अच्छा ये इसमें